हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये टॉपिक है क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या हो सकता है, कितने टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, मेनी मोर थिंग्स आर देयर। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बच्चों की केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया कि जब कोई दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिल करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसी को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। हमने लोअर क्लास में पढ़ा था कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर ये होता है कि द चेंज विच इज़ टेम्पररी इन द नेचर दैट इज नोन एज द फिजिकल चेंज एंड विच इज़ परमानेंट इन द नेचर वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। मतलब दो रिएक्टेंट आपस में मिल करके कोई सब्सटेंस मिलकर अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड अगेन इनटू द इट्स इनिशियल फॉर्म, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन अब आपके स्तर पे ये जानना ज़रूरी होगा कि केमिकल रिएक्शन बच्चों जानोगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो 3-4 कंडीशंस हैं, उन 4 कंडीशन से हमको क्या करना है, जानना है कि ये केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जानेंगे, तब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला कंडीशन हो सकता है चेंज इन स्टेट, ठीक है। और दूसरा कंडीशन जो हो सकता है वो हो सकता है चेंज इन कलर, अगर रिएक्शन में स्टेट का चेंज हो रहा है या कलर में चेंजिंग हो रही है तब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और तीसरा कंडीशन हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर। और क्या हो सकता है, एक और कंडीशन हो सकता है चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और चौथा होता है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये 4 कंडीशंस अगर हो रहे हैं किसी रिएक्शन में तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द केमिकल रिएक्शंस। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। सबसे पहला काम अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये चेंज इन स्टेट है, तो चेंज इन स्टेट में हम कैसे देखेंगे, हम इस पहले वाले का एग्जांपल दिखाना चाहते हैं। मान लो हमने एक रिएक्शन लिखा और वो रिएक्शन है बच्चा NH3 और प्लस HCl, ठीक है। NH3 और HCl, एज वी नो दैट इज अमोनिया इज गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड इज आल्सो गैस। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर पानी में हम डाल दें इट इज़ हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो सब्सटेंस बना उसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड और इसका जो फॉर्म है, स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट का हो गया। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट। अगर इस टाइप का हो रहा है, उसके स्टेट में चेंजिंग हो रही है, तब हम कहेंगे क्या हो सकता है, ये NH4Cl बनेगा। मतलब ये सॉलिड, ये गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम बात करें इस सेकंड वाले कंडीशन की, चेंज इन कलर, हमने एग्जाम्पल लिखा दूसरे वाले का। दूसरे वाले में अगर हमने कलर को देखना है, जैसे सपोज कर लिया आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, कॉपर नाइट्रेट ले लिया, CuNO3 होल ट्वाइस या कॉपर सेकंड नाइट्रेट इसको बोलेंगे। अगर आपने इसको हीट करा बच्चा तो क्या बनेगा, ये CuO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ज़रा इसको बैलेंस करेंगे तो Cu नाइट्रोजन यहाँ 2 दिख रहा है और अगर आप इसको 2 करेंगे एटलीस्ट तो कॉपर की संख्या 2 हो गई। यहाँ आप क्या करोगे, 2 कर दोगे, नाइट्रोजन 2 2 और 4 हो गया, नाइट्रोजन हम यहाँ 4 कर देंगे, ऑक्सीजन 3 2 और 6 6 2 और 12, तो 2 यहाँ हो गया, 4 दूनी 8 8 2 10 और 2 12, ये हो गया बैलेंस। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गया। जो मैं आपको मेंशन करने के लिए कह रहा था वो इसका कलर, इसका नाम क्या हो गया बच्चा, इसका नाम है
कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, और इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर का है और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है बच्चों, ब्लैक कलर का। ठीक है, इसमें जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना उसका कलर ब्लैक हो गया। तो आपने देखा कि ब्लू से ब्लैक में चेंज हो गया। और भी अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं एक आध और, ये मान लीजिए इसका ए पार्ट था और दूसरा पार्ट हो गया बी, दूसरा इक्वेशन। इसी की तरह अगर हम लेड नाइट्रेट ले लेते हैं तो लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो वाइट होता है बच्चों। क्या होगा, ये वाइट कलर का होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह के PbO प्लस NO2 और प्लस O2, जैसे हमने ऊपर वाले को बैलेंस किया ये ऐसे बैलेंस हो सकता है। यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ 4 कर देंगे, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो आपको जो बताना है, जो देखना है, जो ऑब्जर्व करना है कि ये लेड नाइट्रेट जो था ये वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का आपने सब्सटेंस लिया, जब आपको इसको हीट करेंगे तो ये जो PbO बनेगा, जो सॉलिड होगा, ये बच्चा येलो कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। तो आपने देखा कि वाइट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द येलो सॉलिड, तो ये हो गया एक केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आपको हाँ, ये PbO को एक और सब्सटेंस बोलते हैं, इसको कहते हैं लेड ऑक्साइड या लेड सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, इसको लेड सेकेंड ऑक्साइड अगर हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं बच्चा स्टॉक नोटेशन। अगर हम लेड ऑक्साइड बोलें तो इसका केमिकल नेम हो गया, कहीं कहीं लेड ब्रैकेट में सेकेंड लिखा होता है रोमन में और फिर लिखेंगे ऑक्साइड, तो इसको कहते हैं स्टॉक नोटेशन। अब इस लेड ऑक्साइड को एक कमर्शियल नेम इसका होता है, इसको बोलते हैं लिथार्ज। ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे, लिथार्ज भी बोलेंगे इसको, LITHARG, इसको लिथार्ज बोलेंगे। तो हमने ये दूसरा देख लिया बच्चों, चेंज इन कलर। नाउ वी विल सी द चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम तीसरे इक्वेशन की बात करें तो तीसरा इक्वेशन अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता बच्चा, तो ये बनेगा 2NH3। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस यहाँ लिखेंगे 3 हाइड्रोजन, ये अमोनिया बना और प्लस डेल्टा यहाँ निकलता है, मतलब यहाँ से हीट निकलती है। तो यह क्या हो गया, हीट इवाल्व हो रही है। तो दिस इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसी में हमने एक और एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमने नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या बना बच्चा, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। और ये तब बनेगा जब इसमें आप एनर्जी या हीट लगाओगे। अगर इस डेल्टा को इधर कर दोगे तो आपको नाइट्रोजन लेना है, ऑक्सीजन लेना है और उसको हीट करना है, तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो इन दिस कंडीशन वी कैन से दिस इज द एक्सोथर्मिक। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। और ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इस तरह से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बेस पे आप कहेंगे कि इसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ आपको एनर्जी मिल रही है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यहाँ आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर आपको देना पड़ रहा है। तो देयरफॉर इट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक, दिस इज नोन एज द एंडोथर्मिक। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों इवोल्यूशन ऑफ द गैस। इवोल्यूशन ऑफ द गैस, ये चौथा वाला रिएक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए चारों मैं लिख दे रहा हूँ एक साथ, जिससे आपको नोट करने में आसानी रहे। ये तीसरे का ए था बच्चा और ये बी था। अब अगर इवोल्यूशन ऑफ द गैस का मतलब हो गया कहीं से भी गैस का निकल रहा है, इवाल्व हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि इवोल्यूशन ऑफ द गैस हो रहा है। जैसे मान लो आपने जिंक ले लिया और H2SO4 ले लिया, ठीक है, Zn + H2SO4, और ये जो H2SO4 होगा वो डाइल्यूट होगा। तो आपने देखा कि ये जो सब्सटेंस बनेगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये बनेगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो रही है। तो आपने ये हाइड्रोजन गैस तो पहचानते नहीं हो, लेकिन वहाँ से आपको जब रिएक्शन देखोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक आप डालोगे तो ये जिंक सल्फेट बना लेगा और H2 गैस ऊपर, इवोल्यूशन ऑफ द गैस आपको क्या करेगी, दिखने लगेगी। या इसका एग्जाम्पल अगर और आप देखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल और मैं लिख दूं, कहाँ लिख दूं बच्चा, ये देखो मैं यहाँ ये चौथे का लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, किसका एग्जाम्पल है, चौथे का।
सपोज कर लीजिए आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसमें आपने HCl, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और प्लस बनेगा बच्चों H2O और दूसरा बनेगा CO2। क्या बन गया? CO2। अब जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ करेंगे CaCO3 HCl, यहाँ आपने करा बच्चा 2 ऑक्सीजन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 2 HCl। तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो ये जो CO2 बन रहा है ये गैस इवॉल्व हो रहा है, तो दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द गैस। अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह से हमने ये देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे पहचान पाओगे, कि कैसे कहोगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों को देख के कहेंगे कि इधर चेंज इन स्टेट या चेंज इन कलर या चेंज इन टेम्परेचर या इवोल्यूशन ऑफ द गैस, इन चारों कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन दिख रहा है तो आप समझ जाओगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अंडरस्टूड? तो अब हम बात करेंगे, जरा डस्टर देना। अब अगर हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के बाद हम इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? डस्टर देना। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा बच्चों? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन इन द सिंबॉलिक फॉर्म या विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स प्रेजेंट इन दैट केमिकल इक्वेशन। फिर से मैं बोलूंगा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स ऑफ आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स whatever are used in that process, उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस बोले, सॉरी केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। तो अब इस केमिकल इक्वेशंस में हम कैसे केमिकल इक्वेशन, जैसे मान लो आपने यही रिएक्शन लिख दिया तो एक केमिकल इक्वेशन हो गया, ये लिखा बच्चा तो केमिकल इक्वेशन, ये जितने भी हमने रिएक्शंस लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो अब आगे चल करके हम ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसके बैलेंसिंग का तरीका हम एक एक करके जानेंगे। चलिए अब देखेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इसको हमने बताया, ये रिप्रेजेंटेशन, ये एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जो सिंबल्स के द्वारा हम यूज करते हैं, चाहे वो आइटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है। तो अब लिखेंगे बच्चों बैलेंसिंग द इक्वेशन। अगला टॉपिक क्या होगा? बैलेंसिंग द इक्वेशन। इस बैलेंसिंग द इक्वेशन में 3 पार्ट होते हैं। आप अगर देखना चाहें तो मेरे किसी वीडियो में होगा कि इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड और एक होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो अगर हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहला हम बात करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे करेंगे कि आपको अपने कॉमन सेंस से रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ आइटम्स को क्या करना है बच्चों? बैलेंस कर देना है। उसी को हम क्या बोलेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन अगर आपको लिखना है, सपोज कर लिए मान लीजिए हमने लिखा बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और प्लस H2SO4, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? बेरियम सल्फेट बन गया और प्लस बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको हमको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों? यहाँ ये इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे दोनों को, और इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। रिएक्टेंट साइड में एक एक आइटम्स को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। एक बेरियम यहाँ था, एक बेरियम यहाँ था, बैलेंस हो गया। यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, गौर से देखेंगे, और यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 है।
तो इसको 2 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 थी। SO4 यहाँ अकेला है और यहाँ SO4 अकेला है, तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। समझ गए? तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि इक्वेशन में इस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन एटम्स को हम क्या करेंगे, अपने कॉमन सेंस से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम दोनों तरफ उस एटम को बराबर कर देंगे। उसी को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ओके, अब इसके बाद एक और मेथड आता है बच्चों, उसको कहते हैं, लेट्स सी, उस इक्वेशन को, उस मेथड को कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। आओ देखते हैं अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। अलजेब्रिक मेथड में थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म लगा होता है, उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसको समझिए। अलजेब्रिक फॉर्म में सबसे पहले जिस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, उस इक्वेशन को लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा बच्चा, सपोज कर लिए कोई इक्वेशन ले लिया। अभी मान लीजिए हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हमने लिखा HCl, ठीक है। हमने इसको देखा तो बना कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनेगा बेटा, H2O, ये बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। इसी को हमको बैलेंस करना है। ये अलजेब्रिक मेथड है। सबसे पहला काम, इसमें जितने रिएक्टेंट और जितने प्रोडक्ट होते हैं उनके वेरिएबल्स ले लेते हैं। ये देखो, इसको वेरिएबल्स A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, इसको D मानेंगे और इसको E मानेंगे। ये 5 वेरिएबल्स हो गए। अब आपको इक्वेशन बनाना है, सब रफ वर्क है। यहाँ कैल्शियम 1 था, इस कैल्शियम में 1 में आपने A से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, A। यहाँ कहीं कैल्शियम नहीं और यहाँ कैल्शियम है, तो A इज इक्वल टू C। गौर से देखेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा कार्बन लेंगे, यहाँ एक कार्बन दिखाई दे रहा तो 1 इंटू A, यानी कि A हो गया। और कहीं कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन नहीं, यहाँ है, तो ये A इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, E। 1 कार्बन इंटू E, तो 1 इंटू E इज इक्वल टू E। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नंबर तीसरा ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो 3 इंटू A। गौर से देखेंगे, ऑक्सीजन क्या हो गया, 3A इज इक्वल टू, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। एक ऑक्सीजन था, एक में D से मल्टीप्लाई किया तो 1D हो गया, और प्लस 2 में E से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2E हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या बचा बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन यहाँ 1 है तो 1 में B से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, B इज इक्वल टू, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ है, 2 इंटू D, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, 2D। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट क्लोरीन की। एक क्लोरीन यहाँ है, एक में B से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, B इज इक्वल टू, यहाँ क्लोरीन है 2 इंटू C, क्या हो गया, 2C। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ध्यान से देखेंगे, ये जो वेरिएबल्स हमने ABCDE लिया था रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, उन्हीं के बेस पे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हमने एक इक्वेशन बना लिया। A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू A, उस पर्टिकुलर आइटम को लेकर के हमने इक्वेशन बना लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चा, यहाँ से आपको अपनी सुविधा अनुसार किसी एक की वैल्यू आप मान लें। लेट, हमने सपोज कर लिया यहाँ A की वैल्यू 1 मान ली, लेट A इज इक्वल टू 1। गौर से देखेंगे, हमने किसी की वैल्यू A B C D E, किसी एक की वैल्यू आप 1 मान लें। तो अगर A की वैल्यू 1 हो गई तो A इज इक्वल टू C है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया बच्चा, C की वैल्यू भी 1 हो गई कि नहीं हो गई। और फिर A इज इक्वल टू E है, दिस इम्प्लाइज E की वैल्यू भी 1 हो गई। तो हमको 3 वैल्यू पता चल गई, A C और E। अब अगर हम B और D ये देखो निकालेंगे और B इज इक्वल टू 2C, देखेंगे B इज इक्वल टू 2C, तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो B इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 इंटू C के, मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। B की वैल्यू 2 हो गई,
तो हमको A की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू पता चल गई, C की वैल्यू पता चल गई, E की वैल्यू पता चल गई। अब हमको D की वैल्यू निकालनी है, तो B इज इक्वल टू 2D, B इज इक्वल टू 2D। तो यहाँ से क्या होगा, इससे देखेंगे तो D इज इक्वल टू हो गया B/2, D इज इक्वल टू B/2 और B की वैल्यू है 2, 2/2 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 1। आगे बच्चा, तो ये जितनी वैल्यूज आ गई बस आपका कैलकुलेशन आ गया। ये जो कोफिशिएंट है यही यहां लिख दिए, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू कितना आ गया, D इज इक्वल टू 1 और E इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता है कि 1 इज नॉट नेसेसरी टू राइट, 1 is not necessary to write, 1 is not necessary to write and 1 is not necessary to write। तो यही आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया जिसे आप अलजेब्रिक मेथड से करे हो, CaCO3। अब इसको फाइनली एक बार आप चेक कर लो हीट एंड ट्रायल मेथड से कि गिवन इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है बच्चों, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 यहाँ है और 2 यहाँ, 3 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहा है और क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो इस तरह से इक्वेशन जो बैलेंस हुआ दैट इज नोन एज द अलजेब्रिक मेथड। एक और मेथड है जिसे हम कह सकते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड में लैंग्वेज में क्वेश्चन ही दिया रहता है, उस लैंग्वेज को देख करके हम उस इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 मेथड हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरे किसी वीडियो में आपको ये मिलेगा, वहाँ पूरे डिटेल में ये तीनों मेथड लिखे गए हैं। आप उन मेथड्स को बड़े ही आसानी से क्या करेंगे, जान सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शंस। ये जितने भी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर न्यू, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।